मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, नाम ही है सर्वोच्च, तो क्यों नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्थान पर आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो न्यायपालिका का उल्लेख है वह कहाँ पर है दोस्तों। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के नहीं 147 के मध्य में इसके गठन, शक्ति, जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नियुक्ति और विशेष प्रकार की जो शक्तियां प्राप्त हैं उन सब का उल्लेख दिया गया है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि हमारे राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह किसका है, अर्थात केंद्र स्तर पर स्थापित सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है और यही अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। क्या अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। जब आप निचले स्तर से अर्थात ऊपर पहुंचते हैं तो जो अपील करने की लास्ट एक तरह से गुंजाइश है वह सर्वोच्च न्यायालय के सामने है दोस्तों। फिर उसके बाद आप अपील कहीं कर नहीं सकते हैं। जी हाँ, दया याचिका लगा करके, क्षमा याचिका लगा करके राष्ट्रपति से कुछ अपने लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो अपराध किए हैं उसमें क्षमा याचिका डाल सकते हैं। वो बातें आगे हुई हैं। अनुच्छेद 72 पर हमने बहुत शानदार तरीके से चर्चा किया था। आज देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रधान न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, प्रमुख न्यायालय, मुख्य न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, न्यायालयों का न्यायालय, अर्थात कहा जाए तो जिस तरह जी हाँ एक पुत्र होते हैं, जी हाँ उनके संतान होती है, तो जो सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति होता है उसका, जैसे घर पे क्या हो जाते हैं, मान लीजिए दादाजी अगर जीवित है तो दादाजी, फिर अगर दादाजी नहीं है तो पापा जी। तो इस तरह कहने का मतलब जो सबसे ऊपर होता है वही होते हैं। तो आइए इन्हीं पर एक एक करके चर्चा करना है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो जो लोकतंत्र होते हैं, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं। किसके? लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं। वह 4 स्तंभ कौन कौन है दोस्तों? तो सबसे नंबर 1 स्थान पर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय कहानी एक तरह से क्या होना, योग्य होना। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका योग्य होना अत्यधिक आवश्यक होता है, उनका ईमानदार होना अत्यधिक आवश्यक होता है। जी हाँ, वह निष्पक्ष और संबंध से दूर जा करके धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के ऊपर उठ करके जब निर्णय सुनाते हैं ना दोस्तों, तो अपने आप में भारत के जो न्यायालय की एक, आज भी आप क्या है दोस्तों, जब कभी भी किसी के साथ कोई मुद्दा फंसता है तो वह कहता है चलो हम न्यायालय में आपको देख लेंगे। नहीं तो दोस्तों, जो अंदर एक तरह की श्रद्धा है, वह एक तरह का विश्वास है, वह हमेशा क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ की बातें कितनी शानदार हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक कर करके बातें करते हैं। सबसे पहले जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जी हाँ दोस्तों जो नाम है वह कई नाम हैं। पहली बात तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके है प्रमुख न्यायालय भी कहा जाता है, प्रमुख न्यायालय भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायालय भी कहा जाता है, मुख्य न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। प्रधान न्यायालय भी कहा जाता है, प्रधान न्यायालय भी कहा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय। और इसको न्यायालयों का न्यायालय भी कहा जाता है, न्यायालयों, ठीक है, न्यायालयों का न्यायालय, ठीक है, न्यायालयों का
न्यायालय भी कहा जाता है। तो इस तरह दोस्तों बहुत सारे इसके क्या हैं, नाम हैं, इसके क्या है, बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, जानना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। अगर जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर लोकतंत्र को मजबूत पहुंचाना है, आधार देना है, तो इन चारों का जी हाँ दोस्तों निष्पक्ष, जी हाँ दोस्तों भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार के साथ साथ योग्यता होना बहुत जरूरी है। और ये 4 लोकतंत्र के स्तंभ कौन कौन से माने गए हैं? तो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं दोस्तों, यहाँ से देख लीजिएगा, लोकतंत्र के 4 स्तंभ। जी हाँ, एक तरह से आपको जानना चाहिए। नंबर 1 एक तरह से न्यायपालिका, ठीक है ना दोस्तों। न्यायपालिका कहानी, जी हाँ दोस्तों, निष्पक्ष होना, न्यायपालिका का ईमानदार होना, न्यायपालिका का योग्य होना सबसे जरूरी होता है। जी हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भी है इसमें। दूसरा है दोस्तों आप कहानी क्या, अर्थात भैया सुप्रीम कोर्ट वाले में तो हो ही गया है। दूसरा है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग, जी हाँ दोस्तों, उसका भी क्या है, अर्थात जी हाँ कि भैया निष्पक्ष रहे, भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। और जब यह रहेगा तो नो डाउट लोकतंत्र में क्या होगा, ये बहुत बड़ा स्तंभ होता है, ये जानना चाहिए। अगला जो होता है दोस्तों वह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आपको पता होना चाहिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में जी बात अगर हम बात करें, जिसे CAG कैग के नाम से भी जाना जाता है, तो पूरे भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, पूरे भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह CAG है, ठीक है ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह सरकार पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये क्या करती है, सरकार पर कंट्रोल करती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और चौथा जो है दोस्तों वह है आपका UPSC। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोला जाता है। अगर ये चारों क्या हो जाएं, अपने स्थान पर एक तरह से पिलर लगाकर बैठ जाएं, तो समझो फिर क्या हो जाए दोस्त, देश की स्थिति को बदलने में क्या है दोस्तों, देर नहीं लगेगा। और ये चारों क्या होते हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जनता के हित पर ही कार्य करते हैं, जनता को ध्यान में रख करके। और ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, ये 3 तो सीधे सीधे किससे जुड़े होते हैं, जनता से ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, न्यायपालिका का क्या होना दोस्त, योग्य होना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब जी हाँ, जो न्यायाधीश आते हैं अगर उनके अंदर योग्यता नहीं होती है तो फिर जी हाँ दोस्तों, न्यायालय में कहीं ना कहीं न्याय में गलती हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो योग्य होना, ठीक है, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी होना ज़रूरी होता है। तो योग्य होना, निष्पक्ष होना, ठीक है, ईमानदार होना, साथ ही साथ निष्पक्ष निर्णय देना ये भी जानना चाहिए। स्वतंत्र होना, दबाव में काम नहीं करना। तो इस तरह दोस्तों यह जी हाँ न्यायपालिका के लिए बहुत ज़रूरी होता है। न्यायपालिका के लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बेस पर चलते हैं, जो अभी तक आपको नहीं बताया हूँ, आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, देश के अंदर सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे नियामक कानून भी
भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किसके नाम से जाना जाता है? नियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रखी जाती है। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश अर्थात कुल मिलाकर 4 न्यायाधीश थे, जिनमें से मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एलिजा एम्पे थे। कौन थे? एलिजा एम्पे जी थे, जी हाँ दोस्तों। जबकि अन्य न्यायाधीश में हाइड, ठीक है, हाइड, चैम्बर्स और आपके लेमिंस्टर थे। और कौन थे दोस्तों? लेमिंस्टर थे। यहाँ से भी बातें देखिए। अब क्या होता है दोस्तों, ये कहानी तो थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। कौन आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। जी हाँ, इस 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम कौन आता है? 1935 आता है। और इसके तहत क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, 1937 ईस्वी में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इस संघीय न्यायालय में जो होते हैं दोस्तों, वह कुल, जी हाँ दोस्तों, 1+2=3 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश तो जो थे दोस्तों वह कौन थे? तो मैरिस गेवियर जी थे। कौन थे? मैरिस गेवियर जी थे। और जो अन्य न्यायाधीशों में थे वह विलियम पैट्रिक स्पेंस थे। जी हाँ दोस्तों, विलियम पैट्रिक स्पेंस थे। और दूसरे जो थे दोस्तों हीरालाल जे कानिया। बाद में ये दोनों मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं। हीरालाल जे कानिया इसके मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, ये और ये। तो दोस्तों यहाँ से बातें निकल करके आई, ठीक है, यहाँ से भी बातें आपके निकल करके आती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, संघीय न्यायालय के स्थान पर ही जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है तो जानते हैं आप लोग 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को, जी हाँ दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 28 जनवरी 1950 को क्या होता है? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और जो इस सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, चलिए दोस्तों, जो यह सुप्रीम कोर्ट के, जी हाँ, पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, वो कौन बनते हैं दोस्तों? तो इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं हीरालाल जे कानिया बनते हैं। कौन बनते हैं? हीरालाल जे कानिया बनते हैं। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए। तो हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप जानते होंगे कि हीरालाल जे कानिया, जी हाँ दोस्तों, जो संघीय न्यायालय था उसके अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे तथा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जब स्थापना हुई तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या होता है दोस्तों? यही शपथ दिलाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा, एक बात और बता दें, हीरालाल जे कानिया से ही संबंधित, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, और सब्स याची, ठीक है, सब्स याची जी, याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे है मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी दोनों लोगों की क्या हुई थी, अर्थात
पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? पद पर रहते ही हुई है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलेंगे दोस्तों आगे बात करते हैं और बहुत शानदार बातें एक एक करके करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देर नहीं लगाना है, सच में मज़ा आने वाली है। क्या मज़ा आने वाली है? चलिए दोस्तों बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका की। का न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का उल्लेख हमारे यहाँ भारतीय संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद आप जानते होंगे 124 से लेकर के, ठीक है, 147 के मध्य में है। ठीक है ना दोस्तों। न्यायपालिका कौन सी न्यायपालिका? तो संघ की न्यायपालिका। कहाँ की न्यायपालिका? संघ की न्यायपालिका। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको आसानी से आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, आगे क्या कहता है। आगे यह बात निकल करके आती है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 याद रखिएगा नी, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना की बात करता है। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। ठीक है, गठन की बात करता है, स्थापना या फिर गठन की बात करता है। ठीक है ना दोस्तों, उल्लेख है, ऐसे भी कह सकते हो। तो आप जानते हैं कि 28 जनवरी 1950 को हुई थी स्थापना, क्या? सुप्रीम कोर्ट की। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 की धारा 2, अनुच्छेद 124 की धारा 2 में क्या लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 124 की धारा 2 में इस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 124 की धारा 2 में इस बात का उल्लेख है कि जी हाँ दोस्तों, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति वह किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब आप जानते हैं कि पहले राष्ट्रपति क्या है? मंत्री परिषद की सलाह से, पहले राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे। लेकिन जब, जी हाँ दोस्तों, 1993 में, ठीक है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मामला लागू होता है दोस्तों, तो यहाँ से फिर कॉलेजियम पद्धति को अपनाया जाता है, चयन मंडल को अपनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब चयन मंडल के सिफारिश पर ही क्या होगा? लागू होगा। लेकिन पहले चयन मंडल में सुप्रीम कोर्ट सहित 2 न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन अब जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और प्लस 4 न्यायाधीश, अर्थात कुल 5 न्यायाधीश होंगे। और अगर इन 4 न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीशों ने सहमति नहीं व्यक्त की, 2 न्यायाधीशों ने क्या है? सहमत नहीं व्यक्त की, तो आप यह याद रखिएगा दोस्तों, जिस भी, अर्थात याद रखिएगा दोस्तों, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को नियुक्त किया जा रहा है, जिसे भी, वह नहीं होगा। याद रखिएगा, इसमें मतलब 2 लोगों की सहमति नहीं, याद रखना। अगर 1 लोग असहमति में जाते हैं तो हो सकता है, लेकिन 2 लोग अगर इन 4 लोगों में से गए तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर नहीं होगा। तो यहाँ से भी बातें की जाती हैं। ये 1998 से हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मामला, जी हाँ दोस्तों, 3rd आया था। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं, इनको विशेष कर ध्यान दीजिएगा, जरूरी है। चलिए दोस्तों अब ध्यान देते हैं आगे की बातें। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 की धारा, 124 की धारा 3, अनुच्छेद 124 की धारा 3 में किस बात का उल्लेख है दोस्तों? तो अनुच्छेद 124 की धारा 3 में योग्यता का उल्लेख है। किसका? योग्यता कह लीजिए या फिर
अर्हताएं कह लीजिए, ठीक है, अर्हताएं कह लीजिए, अर्हताओं का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो योग्यता सिर्फ 2 होनी चाहिए, याद रखिए, योग्यता सिर्फ 2 होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर हम तो बहुत सारी योग्यता पढ़े हैं। जी हाँ, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष जज रहा हो किसी हाई कोर्ट या कई हाई कोर्टों में, या फिर 10 वर्ष तक वकालत किया हो किसी हाई कोर्ट या 1 से अधिक हाई कोर्टों में, या फिर राष्ट्रपति, ये तो 4-5 योग्यता नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों हाँ, आपने पढ़ा सही है, लेकिन वह योग्यता 2 ही है, उसमें आप ध्यान तो थोड़ा सा दीजिए। ध्यान क्या देना है, यहाँ से समझने वाली बातें हैं। ध्यान ये देखना है कि योग्यता नंबर 1 भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है, ठीक है। और दूसरी योग्यता में ही क्या है, समस्त बातें कह दिया हो, ठीक है। किसी हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, इससे अधिक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर अब आर चल रहा है, अथवा ये नहीं है तो ये हो, ठीक है, 10 वर्षों तक, ठीक है, 10 वर्षों तक 10 वर्षों तक वह एक या इससे अधिक, ठीक है, एक या इससे अधिक न्यायालय में वकालत कर चुका हो, मतलब उच्च न्यायालय में, याद रखना, इससे अधिक, जी हाँ दोस्तों, वकालत कर चुका हो। अब यहाँ ये नहीं कि उच्च न्यायालय में ही किया हो, सुप्रीम कोर्ट में भी किया हो तब भी चलेगा, लेकिन वकालत किया हो दोस्तों, यह जानना चाहिए आपको कि सिर्फ आपका यहाँ पर दिया है कि उच्च न्यायालय में, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप जान लीजिए, सिंबल में सीधा सीधा लिखा है उच्च न्यायालय। किसी भी उच्च न्यायालय में या फिर अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक क्या किया हो दोस्तों, वह वकालत किया हो। और तीसरा जो आर करके है वह यह है, हाँ, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की दृष्टि से न्याय विधि हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से न्याय विधि हो, मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, साथ ही साथ दोस्तों आपको फिर इस बातें आगे होंगी किससे संबंधित, अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 124 की धारा 1 से संबंधित जब न्यायाधीशों की संख्या की बातें होंगी दोस्तों, तो अब बताएंगे न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पहले कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, इसका पूरा क्रमवार क्या होगा दोस्तों, हम लोग ब्यौरा देंगे आपको, फिर टेंशन नहीं लेना है ना। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार बातें होंगी। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 1 के संबंध में जो न्यायाधीशों के, जी हाँ दोस्तों, संख्या है उस पर बातें कर रहे थे हम दोस्तों। तो दोस्तों हमने बताया कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसकी? न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, साथ ही साथ इनको शपथ भी, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 124 की धारा 1 में जो बातें होंगी वह न्यायाधीशों से संबंधित संख्या से होगी। जब हमारा मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान,
तो मूल संविधान में जो थे दोस्तों, कब की बात होती है मूल संविधान में, तो 26 जनवरी 1950 की बात होती है। किसकी? 26 जनवरी 1950 की बात होती है। और मूल संविधान में आपको पता होना चाहिए 1+7 न्यायाधीश इक्वल टू, कहने का मतलब 8 थे। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? आज भी यही शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, 8, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन थे, अर्थात जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वह हीरालाल जेकानिया थे, जो संघीय न्यायालय के भी क्या थे भैया? अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। इनके बारे में बहुत अच्छे फैक्ट्स बताया था। जब हमारे देश में क्या हुआ था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी ना। जी हाँ, तो इसी अंतिम बैठक के दिन में क्या होता है? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बनते हैं सर्वसम्मति से। जी हाँ दोस्तों, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उस समय हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट थी ना, उसकी स्थापना नहीं हुई थी। उस समय संघीय न्यायालय जो अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था वही कार्य कर रहा था। और उसके जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया जी थे। और उन्होंने ही इनको क्या किया था? शपथ दिलाया था। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि दोस्तों जो हीरालाल जेकानिया थे वह सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यह पद पर रहते हुए भी क्या होते हैं? इनकी मृत्यु होती है ना। जी हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, तो मूल संविधान में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 1+7 इक्वल टू टोटल 8 था मूल संविधान। कब? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अब देखने वाली बातें कितनी मधुर है। देखिए क्या होता है, समय समय पर संसद क्या कर सकती है दोस्तों? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। यह संसद के पास पावर है। जी हाँ दोस्तों, वेतन बढ़ाने में, भत्ते बढ़ाने में, कटौती करने में, ये सारा का सारा पावर किसके पास है? संसद के पास है ना। जी हाँ, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो हमारी संसद है, जो हमारी क्या है? संसद है, वह समय समय पर, जैसे 1956, ठीक है, 1956 में देखा जाए तो न्यायाधीशों की संख्या 1+ अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश तथा 10 अन्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, संख्या पहुंची कितना? 13। संख्या कितनी पहुंचती है दोस्तों? 13 पहुंचती है, बढ़ करके कि 11 पहुंचती है। तो 11 पहुंचेगी ना। 1+10 इक्वल टू कितना होता है? 11 होता है। फिर दोस्तों अगला समय जो बढ़ता है समय समय पर, फिर 1960 में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, कब? 1960 में होती है। 1960 में जो संख्या पहुंचती है 1+13 पहुंचती है, कहने का मतलब 14 पहुंचती है। फिर उसके बाद 1977 में बढ़ोतरी होती है। किसमें बढ़ोतरी होती है? 1977 में भी बढ़ोतरी है। और कब होती है दोस्तों? 1980 में भी बढ़ोतरी होती है। आप अच्छी तरह से 1986 में बढ़ोतरी होती है। फिर 2008 का अधिनियम आता है जो 2009 से लागू होता है, वहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है। और लास्ट में अभी 2019 में बढ़ोतरी हुई है। तो 1977 में कितना पहुंचती है संख्या दोस्तों? आपको पता होना चाहिए 18 पहुंचती है, फिर 26 पहुंचती है, फिर 30, फिर 31 पहुंचती है। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश तथा 17 अन्य न्यायाधीश, यहाँ पर दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश, यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। और यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में क्या है? 33 जी हाँ दोस्तों न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। जो संख्या पहुँच करके पहुँची है वह 34 पहुँच गई है। तो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह कितना है? जी हाँ दोस्तों, आपके नहीं ये बातें पता होना चाहिए, 34 है। कितनी है? 34 है कुल न्यायाधीशों की संख्या। और यह संख्या पूर्ण मानी जाती है। ये संख्या क्या मानी जाती है?
पूर्ण मानी जाती है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों यह पूरा चार्ट था, कब कब बढ़ाया गया, 1956, 1960, 1977, जी हाँ 1986, 2008 और जी हाँ दोस्तों 2019। तो ये पूरा अर्थात हमने डाटा आपको दे दिया है, कितना कितना हुए, कब कब हुए, तो ये बातें प्रश्न पूछ सकता है। जो प्रश्न अभी आने की संभावना है वह यहाँ से आ सकता है या फिर दोस्तों मूल संविधान से आ सकता है। जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वह तात्कालिक मुद्दे पर ही बनते हैं, तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, देख सकते हैं ये बातें। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इनके न्यायाधीशों को लेकर के। जी हाँ, आपको तो प्रथम न्यायाधीश पता हो ही गए होंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन थे, ये बातें आप जानना चाहिए था। कौन थे? हीरालाल जे कानिया ना, हीरालाल जे कानिया जी थे। चलिए ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रश्न ये पूछता है अभी हाल ही में कौन थे, वर्तमान में कौन है, ठीक है ना, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो इसके मुख्य न्यायाधीश हैं वह जानना चाहिए आपको। जी हाँ दोस्तों, वी.एन. रमन्ना है, ठीक है, वी.एन. रमन्ना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ना जी कि एन.बी. रमन्ना है कि वी.एन. रमन्ना है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एन.बी. रमन्ना है। इनका नाम क्या है? नूतन पति, ठीक है, नूतन पति वेंकट रमन्ना, ठीक है ना दोस्तों, नूतन पति वेंकट रमन्ना इनका पूरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, और यह कब अपने पद पर आसीन हुए हैं? तो आप जान लीजिए 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 2021 को, 24 अप्रैल 2021 को पद पर आसीन हुए हैं और जो लगभग 22 अगस्त 2022 तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है, अगस्त 2022 तक यह अपने पद पर रहेंगे। और इन्होंने पद किसका धारण किया है? तो इन्होंने पद धारण किया है किसका? अर्थात शरद अरविंद बोबड़े का। किसका धारण किया है? शरद अरविंद बोबड़े का पद धारण किया, शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े हमारे देश के 47वें नंबर के मुख्य थे। इस तरह जी हाँ दोस्तों, जो एन.वी. रमन्ना होंगे ना, कौन? एन.वी. रमन्ना जो होंगे वह 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। शरद अरविंद बोबड़े जो होता है दोस्तों, वह आपके नहीं जो रंजन गोगोई साहब थे ना, रंजन गोगोई जी, ठीक है, रंजन गोगोई जी थे, उनके स्थान पर पद ग्रहण किया था। रंजन गोगोई हमारे देश के 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। किस नंबर के? 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, जो 18 जी हाँ दोस्तों दिसंबर के आसपास क्या हुआ था? 2019 में, ठीक है, 2019 में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तभी उसके बाद शरद अरविंद बोबड़े क्या करते हैं दोस्तों? पद पर आसीन होते हैं और फिर उसके बाद नूतन पति वेंकट रमन्ना जी हाँ दोस्तों पद पर आसीन होते हैं। तो इस समय नूतन पति वेंकट रमन्ना भारतीय सुप्रीम कोर्ट के, याद रखिएगा दोस्तों, 38वें नंबर के नहीं, 48वें नंबर, 48, ठीक है ना दोस्तों, 48, कभी कभी 38 भी दे दे, 28 भी दे दे, तो यहाँ से कंफ्यूजन आ जाता है मन में कि क्या है क्या है कभी कभी। जी हाँ दोस्तों, बच्चे हैं आप लोग अभी, जी हाँ, इतना ज़्यादा कभी घुल मिल नहीं पाए हैं किसी चीज़ में, तो घुल मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 48वें नंबर के क्या है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। चलिए आगे,
आगे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी तक याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट पर आज भी, जी हाँ दोस्तों, जो महिलाओं की, जी हाँ, देखी जाती है संख्या, वह हमेशा कम ही देखी जाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी मीरा साहिब फातिमा बीवी, इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है, कहीं कहीं आपको फातिमा बीवी ही लिखा रहता है दोस्तों। तो आपको बता दें, मीरा साहिब फातिमा बीवी, जी हाँ, देश की पहली सुप्रीम कोर्ट की क्या थी दोस्तों, महिला न्यायाधीश थी। ये जानना चाहिए था आपको, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली यह पहली महिला न्यायाधीश थी। और ये कब बनी थी दोस्तों, तो 1989 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। फातिमा बीवी थी, याद रखिएगा, फातिमा बीवी थी। और ये कब बनी थी दोस्तों, मीरा साहिब फातिमा बीवी, तो 1989 ईस्वी में। कब, 1989 ईस्वी में। ये बातें आपको पता होना चाहिए था, जानना चाहिए था। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बता दें, ठीक है, एक बात बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अधिवक्ता कोटे से मतलब जो 10 साल वकील का एक्सपीरियंस हो, वह भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो दोस्तों उस वकील कोटे से आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सीकरी जी थे, वह अर्थात भैया पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने और न्यायाधीश भी बने। तो न्यायाधीश बने हैं और फिर वकील कोटे से बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, वो आगे की कहानी होगी। लेकिन दोस्तों एक नाम और बहुत शानदार जुड़ता है, इंदु मल्होत्रा का, ठीक है दोस्तों। इंदु मल्होत्रा जो हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इंदु मल्होत्रा, ठीक है, वकील इंदु मल्होत्रा प्रथम महिला वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी हैं, ठीक है ना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की, जी हाँ दोस्तों, न्यायाधीश बनी है। ये कब बनी है दोस्तों, तो अप्रैल 2018 में बनी है, ये याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल ये बताया जा रहा था कि 3 वर्ष तक होगा। लेकिन दोस्तों यह जानना चाहिए दोस्तों, इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी महिला हैं जो क्या है दोस्तों, आप कहनी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार आते हैं, तो इनको बहुत आसानी से अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए, नहीं फिर आप लोग परेशान रहेंगे, कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इंदु मल्होत्रा तो अप्रैल में बनी हैं, लेकिन अभी देखने की बातें ये है, ठीक है, कि जो अभी हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, बनी हैं, उनका नाम क्या है, इंदिरा बनर्जी जी हैं, ठीक है। इंदिरा बनर्जी जी को भी क्या किया गया है, अभी, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। लेकिन ये वकील कोटे से नहीं है, याद रखिएगा नहीं। ये 2018 से 2022 तक पद पर रहेंगी। कब तक, 2018 से 2022 तक पद पर रहेंगी। जबकि इंदु मल्होत्रा अभी भी हैं दोस्तों, ये भी हैं अभी तक, तो इनको भी आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, इस समय सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, एक और महिला हैं जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है।
रंजना प्रकाश देसाई भी बैठी हैं दोस्तों, रंजना प्रकाश देसाई। और यह रंजना प्रकाश देसाई 2011 से लगातार पद पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो 3 महिला न्यायाधीश हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में, इंदु मल्होत्रा, रंजन प्रकाश देसाई और इंदिरा बनर्जी। ये 3 महिलाएं हैं जो पद पर आसीन हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनको भी देख लीजिएगा दोस्तों। इंदु मल्होत्रा ज़्यादा दिन अब चलेंगे नहीं और ये भी आने वाले समय में रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आपकी बातें निकल करके जो भी प्रश्न बनता है यहाँ से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम ये बताना चाहते हैं आपको, जी हाँ दोस्तों, कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वह अब उस पर बातें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता था 1950 से लेकर के, नहीं ठीक है, कब से 1950 से लेकर के 1973 तक, 1950 से लेकर 1973 तक हमारे यहाँ क्या होता रहा है दोस्तों, देखे होंगे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था, वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था, याद रखिएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे, वही क्या होते थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते थे। ठीक है, वही सुप्रीम कोर्ट के क्या होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन 1973 में, जी हाँ दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जी ने किया वह देखने योग्य था। 3 ऊपर के, याद रखिएगा दोस्तों, वरिष्ठतम न्यायाधीश को छोड़कर चौथे नंबर के, नहीं जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर के न्यायाधीश को, चौथे नंबर के क्या न्यायाधीश को, जी हाँ दोस्तों, क्या किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, जब मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है तो जब दी, हाँ दोस्तों, ये जो 3 न्यायाधीश ऊपर के थे, जब इनको मुख्य न्यायाधीश नहीं बना करके चौथे नंबर के न्यायाधीश को बनाया जाता है, तब ये क्या होते हैं दोस्तों, अर्थात यहीं से नहीं, जी हाँ दोस्तों, क्या किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, जो ये 3 लोग थे वह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पद को त्याग देते हैं। याद रखिएगा, नहीं क्या करते हैं, पद को त्याग देते हैं, ये याद रखिएगा। और जो बनाया गया था 1973 में, उनका नाम क्या था, तो A.N. राय था। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं रे भी लिखा है, तो A.N. राय को ही बनाया गया था, याद रखिएगा। इसी में से एक हेगड़े साहब भी थे जो अर्थात इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। हेगड़े की कहानी बताऊंगा यहाँ पर आपको, नहीं बहुत शानदार है। हेगड़े क्या हुआ दोस्तों, पहले वकील थे, जी हाँ दोस्तों, वकालत करते थे, फिर राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद यह वकालत करते रहे और फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, और सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश बनते हैं दोस्तों तो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की श्रेणी में आते हैं। अंततः जब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इसका हम मिसयूज किया 1973 में, कि वरिष्ठतम सदस्य को छोड़ करके क्या होता है दोस्तों, नीचे के सदस्य को बना दिया, तो हेगड़े साहब जैसे लोगों ने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अंततः आपको बता दे, यह लोकसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। लोकसभा के क्या होते हैं दोस्तों, अध्यक्ष भी बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि मिसयूज किया गया। तब हमारे देश में क्या होता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय मामला तीसरा आता है 1993 में। 1993 में क्या किया जाता है, जो 1950 से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 1993 तक मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, मंत्री परिषद की सलाह पर क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। जी हाँ दोस्तों,
मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे उसको हटा करके कॉलेजियम पद्धति अपनाई गई। क्या अपनाई गई? कॉलेजियम पद्धति अपनाई गई। 1993 में, याद रखना, कॉलेजियम पद्धति में मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 अतिरिक्त न्यायाधीश होते थे। फिर इसके बाद जी हाँ 1998 के मामले में 1+4 कर दिया, अर्थात अब कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। कितना? कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। और इसी की सलाह पर क्या होता है दोस्तों, हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। याद रखिएगा, हमारी न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस पर किसी भी प्रकार का जी हाँ सरकारी दबाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका का दबाव नहीं है, अपने मनमर्जी निर्णय लेती है। और इस व्यवस्था को हमने कहाँ से अपनाया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया। कहाँ से अपनाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया है। साथ ही साथ एक तरह से देखा जाए तो हमारे यहाँ इकहरी न्याय व्यवस्था भी दिखती है। क्या? इकहरी न्याय व्यवस्था भी दिखती है। इकहरी न्याय व्यवस्था का मतलब, ठीक है, बस एक मिनट। तो हमारे यहाँ क्या है? इकहरी न्याय व्यवस्था है, आपको पता होना चाहिए। अब इकहरी न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? अर्थात सब एक दूसरे से जो रूप दिखता है पद सोपान की भांति जुड़े हैं। जैसे लोअर कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर इसके ऊपर कौन? सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक दूसरे से क्या है दोस्तों? जुड़े हुए नजर आते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने 1973 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, ऐसा गलत कर दिए। और फिर उसके बाद एक बार और कर दी। कब दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, दूसरी बार यह 1977 में कर दी। पहली बार तो 1973, दूसरी बार 1977, जब 2 न्यायाधीशों वरिष्ठतम को छोड़ करके यम यू वेगकोनी, ठीक है, यम यू वेगकोनी क्या किया जाता है दोस्तों? अर्थात न्यायाधीश बनाया जाता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए कि यह व्यवस्था अर्थात बहुत दिक्कत करने वाली थी ना। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। अगला देखिए दोस्तों, आपको बता दें, एक 2014 में इन्हीं अधिनियम आता है। कब? 2014 में सरकार ने इन्हीं क्या करा? अधिनियम लाया कॉलेजियम पद्धति को समाप्त करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यह आपको पता होना चाहिए 2015 में लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, यह संविधान संशोधन 2014 में आता है, 2015 में लागू होता है। और जब यह लागू होता है दोस्तों, तो आपको बता दें इसमें क्या था कि अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वह NJAC करेगी, न्यायिक, जी हाँ दोस्तों, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट, जी हाँ दोस्तों, एक तरह से कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा गया, NJAC की स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इसमें कुल कितने? 6 सदस्य के थे। 6 सदस्यों में कौन कौन से थे? तो 2 सुप्रीम कोर्ट के, जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। और दूसरा क्या था दोस्तों? एक कानून मंत्री थे। एक कौन थे? कानून मंत्री थे। ये बातें आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें याद रखिएगा, जो आपको समझना चाहिए था कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे सुप्रीम कोर्ट के, और 2 नहीं, इसमें 3 होंगे, 3, जी हाँ, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल 3 न्यायाधीश। याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश भी रहते थे। तो कहने का मतलब मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब क्या होता है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश अब क्या होता है? 2 अर्थात वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 यहाँ के, एक कानून मंत्री, और 2 क्या है?
कानून के नहीं अच्छे जानकार, ठीक है, कानून के अच्छे जानकार। जी हाँ दोस्तों, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री भी हो सकते, मतलब ये सरकार पर छोड़ा गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कुल 6 सदस्य मिल करके क्या करते, अर्थात जी हाँ दोस्तों, उन्हें राष्ट्रपति को सलाह देते और राष्ट्रपति इसको मान करके तब न्यायाधीशों की नियुक्ति करते। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जी हाँ दोस्तों, इसमें राजनीति मतलब कार्यपालिका आ रही है, तो उसने इसको विधि शून्य घोषित कर दिया, खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, विधि शून्य घोषित कर दिया। जहाँ तक मुझे आ रहा है, यह 99वां संविधान संशोधन था जो 2000 जी हाँ दोस्तों 14 में आया था। 99वां संविधान संशोधन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बाकी दोस्तों अगले पार्ट से जब वीडियो में आएगा तो मैं इसे कन्फर्म करके आपको बता दूंगा 99वां संविधान संशोधन। तो इस तरह दोस्तों अब क्या होता है, अब हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या है, कॉलेजियम पद्धति है। तो आपने अच्छे से देखा क्या है, कैसा है, ये सारे पार्ट्स पर हमने एक एक करके चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अब अगले पार्ट्स में हम बहुत सारी जानकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहीं पर आज दे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।